हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के मॉक टेस्ट 6 के बारे में, जो कि केमिस्ट्री का है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है कि हवा उष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्व से आकर इसका स्थान ले लेती है। इस प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है? देखिए, क्वेश्चन ये बता रहा है कि जब भी जो हवा होती है, जब वो गर्म होती है तो गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। उसके बाद क्या होता है, जो आसपास की जो हवा होते हैं वो क्या करते हैं, इसका जगह लेने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो यही बता रहा है कि जो समीप की जो वायु होती है, जो पार्श्व की वायु होती है, वो आकर स्थान ले लेती है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो तेल हीटर होते हैं वो भी गर्म होते हैं। तो यह कौन सी प्रक्रिया है? क्या यह संवहन की प्रक्रिया है, या विसरण की है, तीसरा है विकिरण की है, या फिर चौथा है संचालन की है? तो देखिए, यह जो प्रक्रिया है वह संवहन की है। ऑप्शन नंबर जो पहला हमारा है वो सही हो गया। अब ये संवहन, विसरण, विकिरण क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, बात करते हैं अगर हम लोग कि ऊष्मा जो है उसका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? जो स्थानांतरण होता है वो 3 प्रकार से होता है। कैसे होता है? पहला हमारा है चालन विधि द्वारा, चालन विधि होती है। दूसरा हमारा क्या है? संवहन विधि, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया, संवहन। और तीसरा हमारा है विकिरण। जो ऊष्मा हमारी होती है, जो हमारी ऊर्जा होती है, वो 3 प्रकार से जो है गति करती है। जो चालन विधि होती है उसमें क्या होता है, यह जो विधि होती है वो ठोस में पाई जाती है। अब ये क्या है? देखिए, हम लोगों ने एक प्रयोग देखा होगा कि हम लोग एक क्या करते हैं, मोमबत्ती लेते हैं, उसको जलाते हैं और इस पर अगर हम लोग एक लोहे की रॉड रख देते हैं तो जो रॉड है यहाँ से गर्म होती है और धीरे धीरे जो होते हैं ट्रांसफर होते होते जो हीट है वो हमारे हाथों तक पहुंच जाती है। तो ये क्या है, यह एक चालन विधि का उदाहरण है। यह ठोस में जितने भी स्थानांतरण होते हैं ऊष्मा के, वो जो होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। दूसरा हमारा है संवहन। तो हम लोग बोल सकते हैं जितने भी द्रव होते हैं उसमें अगर ऊष्मा का संचालन करना है तो वह संवहन विधि द्वारा होता है। अब संवहन क्या होता है? देखिए, सपोज करते हैं एक बीकर में हम लोगों ने क्या ले लिया है, एक बीकर में हम लोगों ने जल ले लिया है। अगर इसको हम लोग बर्नर से इसको हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, तो क्या होता है, जो नीचे के अणु होते हैं सबसे पहले वो गर्म होंगे। जब ये गर्म होते हैं तो गर्म होकर उठने लगते हैं और क्या होता है, इनके स्थान पे जो दूसरे अणु होते हैं वो इनका स्थान लेने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर ये गर्म होते हैं और ऊपर उठने लगते हैं। उसके बाद जो आसपास के जो अणु होते हैं वो स्थान लेने लगते हैं। इस प्रकार जो आपका जो ऊष्मा का संचरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं संवहन। ये कहाँ होता है? द्रव में होता है। तीसरा हमारा है विकिरण। तो देखिए, विकिरण में क्या होता है, इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम जो होता है, माध्यम की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है, माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जो सूर्य की जो ऊष्मा होती है, जब हमारे यहाँ पहुँचती है, जो सूर्य होता है, जब उसकी जो ऊष्मा होती है जो हमारे यहाँ पहुँचती है, तो उसके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोग याद रखेंगे, जो विकिरण होता है उसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो चालन और संवहन होता है उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, और जो चालन होता है वह ठोस में होता है, संवहन हमेशा द्रव में होता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, सल्फर, एल्यूमिनियम और लौह के गलनांक में क्रमशः 113, 116 और 1535 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ क्या दिया है, गलनांक दिया गया है। गलनांक क्या हमारा है, जो गलनांक है वो क्या है? पहले तो हमारा क्या है, सल्फर है। दूसरा हमारा क्या है, एल्यूमिनियम है। और तीसरा क्या है, लोहा हमारा है। जो सल्फर है उसका दिया गया है 113, और जो एल्यूमिनियम है उसका दिया गया है 666, और जो आपका आयरन है वो दिया गया है 1535। ये आपका गलनांक है। मतलब अगर जब यहाँ इस डिग्री सेंटीग्रेड तक, इतना डिग्री सेंटीग्रेड तक जब सल्फर पहुंचेगा तो वह जो है गलना शुरू हो जाएगा। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है केवल Fe। यहाँ दिया है कौन सा सही है, एक ही सही होगा। कौन सा एक सही है? यहाँ दिया है केवल जो आयरन हमारा है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पहुंचने पर ठोस है। देखिए, जो इसका गलनांक है वो 1535 है और ये कह रहा है कि जब 200 तक ये जाएगा तो ये ठोस रहेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या केवल आयरन ही 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठोस रहेगा? नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि जहाँ एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पे 666 है और ये भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने तक ये ठोस रहेगा। जब तक ये 666 तक नहीं पहुंचेगा तब तक यह द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा। तो यहाँ दिया है केवल, इसलिए जो हमारा पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा।
दूसरा हमारा है एल्यूमिनियम और आयरन दोनों जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि इनका जो गलनांक होता है वो 200 से अधिक है, इसलिए दोनों क्या रहेंगे, ठोस रहेंगे। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो हमारा आयरन दिया है, सल्फर दिया है और एल्यूमिनियम दिया है, बोला गया है कि जो तीनों हैं वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में ठोस होंगे। तो देखिए एल्यूमिनियम और आयरन का तो हमने देखा कि ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठोस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है 113 ही है जो कि 200 से कम है। इसका मतलब 113 आते आते जो सल्फर रहेगा वो जो है मेल्ट हो जाएगा। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। चौथा है केवल जो है सल्फर वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। तो मैंने बताया कि सल्फर जब 113 तक आते आते ही यह द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा या ठोस नहीं रह जाएगा, इसलिए जो डी है वो भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तीसरा हमारा दिया गया है, दिए गए कथनों को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए। विकल्प कौन कौन से जो कथन है वो कौन कौन से है। पहला हमारा है डॉक्टरी तापमापी थर्मामीटर का जो परिसर होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और दूसरा दिया गया है प्रयोगशाला जो तापमापी होता है उसका जो परिसर होता है वो प्रायः कहाँ तक होता है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो देखिए ये जो डॉक्टरी जो तापमापी जो थर्मामीटर होता है वह 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जो ह्यूमन का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम लोग जो डॉक्टरी जो तापमापी होता है उसका यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग के जो है टेम्परेचर को मापने के लिए। तो जाहिर सी बात है जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है उससे कम से शुरू होगा और उससे अधिक तक जाएगा। तो जो आपका पहला है वो सही हो जाएगा। और जो प्रयोगशाला का जो थर्मामीटर होता है उसका जो परिसर होता है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा दोनों जो कथन है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ दिया है दोनों गलत है तो ये गलत हो जाएगा। दिया है एक सही है किंतु दूसरा गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कि दूसरा सही है किंतु पहला गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा हमारा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, आप लोग क्या करोगे, इसका याद कर लोगे कहाँ से कहाँ तक होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है कि मानव शरीर का तापमान सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। देखिए जब मैंने आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाया तो मैंने बताया जो मनुष्य होता है उसका जो तापमान होता है बॉडी का वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने सेंटीग्रेड में बताया था। अब बोल रहा है कि सेल्सियस में तो बताना ही है, साथ में फ़ारेनहाइट में भी बताना है। तो हम लोगों को पहला जो ऑप्शन हमारा मिल गया है कि जो मनुष्य का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नॉर्मली ये सबको पता होता है। तो यहाँ पे दिया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ दिया है फ़ारेनहाइट तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में और यहाँ दिया है फ़ारेनहाइट में तो ये तो होगा नहीं। अब देख लेते हैं कि फ़ारेनहाइट में कितना होना है। तो फ़ारेनहाइट की बात करें तो देखिए सबसे पहले आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिए। जो फॉर्मूला होता है वो होता है C-0/100। फिर क्या होता है इक्वल टू F-32/180 और फिर क्या होता है K-273/100। देखिए ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ हमें क्या बताना है, हमें डिग्री सेंटीग्रेड में तो पता है, डिग्री सेल्सियस में तो पता है, हमें फ़ारेनहाइट में बताना है। और फ़ारेनहाइट हमारा यहाँ पे है, इसलिए ये जो फॉर्मूला है उसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये केल्विन का फॉर्मूला है। तो सिर्फ हमें ये दोनों फॉर्मूला लेना है और हमें निकालना है अपने क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए यहाँ सेल्सियस दिया गया है और सेल्सियस में हमें पता है कि जो मनुष्य का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे 37 लिख लेते हैं और -0 और फिर यहाँ लिख लेते हैं 100 और इक्वल टू यहाँ क्या है आपका F है और F हमें निकालना है, फ़ारेनहाइट में हमें निकालना है और यहाँ पे क्या है -32/180। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से ये 0 और ये 0 कट गया, यहाँ से 2 बार काटेंगे तो हम लोग 5 बार जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा 9 बार जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका इधर और इसका इधर, तो ये हो जाएगा 37 × 9 और ये आपका क्या हो जाएगा, इधर होगा आपका 5 में F का होगा तो 5F हो जाएगा और -32 × 5 ये हो जाएगा। अब इसका अगर गुणा करते हैं दोनों का तो ये आपका आएगा 333 = 5F माइनस ये आपका आ जाएगा 160। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 333 + 160 = 5F फ़ारेनहाइट। और ये आपका जब जोड़ देंगे हम लोग तो कितना आपका आएगा, ये आएगा आपका 394 इतना आएगा इक्वल टू 5F आ जाएगा। और अगर हम लोग F इक्वल टू निकालें, यहाँ F इक्वल टू निकालते हैं तो आएगा 493/5 जो कि आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 98.6 फ़ारेनहाइट।
तो ये हमारा आंसर निकल के आया है 98। यहाँ पहला हमारा जो बी ऑप्शन था वो गलत था और डी ऑप्शन गलत था, तो पहला हमारा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 96.8 फ़ारेनहाइट, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट, तो जो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करोगे, जो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा। तो जब भी आपको पूछता है, कोई भी आपको वैल्यू देती है, सपोज करते हैं आपको डिग्री सेंटीग्रेड ना देकर के ऑप्शन जो आपका डाटा है वो फ़ारेनहाइट में दिया है, आपको केल्विन में पूछ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, इसका और इसका यूज करोगे, आप लोग इसको छोड़ दोगे, जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला है उसको आप लोग छोड़ दोगे। तो इस प्रकार से आपका जो कई क्वेश्चन होते हैं इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह कौन सा है। देखिए, कुचालक और सुचालक के बारे में मैंने आपको बताया था। कुचालक वो होते हैं जिसमें से ऊष्मा जो है ट्रांसफर नहीं हो सकती है, और सुचालक वो होते हैं जिसमें से ऊष्मा ट्रांसफर हो सकती है। तो पहला हमारा ऑप्शन है जल, कॉपर और लकड़ी। तो देखिए, जो कॉपर होती है वो क्या होती है, वो सुचालक होती है, इसलिए जो पहला ऑप्शन है वो तो गलत हो गया। दूसरा हमारा है वायु, एल्यूमिनियम और ऊन। तो जो एल्यूमिनियम है वो भी क्या है, सुचालक है, तो ये भी जो आपका ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। देखिए, जितने भी धातु होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, हम लोग इसको याद रखेंगे। तो यहाँ भी क्या है, कॉपर भी धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है। तीसरा हमारा है वायु, जल और प्लास्टिक। तो देखिए, ये तीनों क्या है, कुचालक का समूह है, ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो सही हो जाएगा। चौथा है ऊन, लकड़ी और आयरन। तो जो आयरन है वो भी क्या है, सुचालक है, क्योंकि ये धातु है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग 2 चीज़ें सीखने को हम लोग को मिलेंगी। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, समुद्र समीर का कारण है। जो समुद्र समीर है उसका क्या कारण है। तो देखिए, पहले इसको पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए, जो समीर होते हैं वो 2 प्रकार से बहते हैं। एक होते हैं आपका स्थलीय समीर, स्थलीय समीर एक होते हैं, और एक आपका होते हैं समुद्र समीर, समुद्र समीर। अब ये क्या होते हैं, देखिए, जब भी जो है, जब जो सूर्य की जो रोशनी होती है जब वो नीचे पृथ्वी पे आती है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्थल भी होता है, स्थल, और यहाँ पे आपका समुद्र भी होता है। तो जब भी सूर्य की रोशनी आएगी, आप बताओ सबसे पहले कौन सा गर्म होगा, क्या स्थल गर्म हो गया फिर समुद्र गर्म हो गया। तो देखिए, जब भी स्थल पे जब भी सूर्य की जब रोशनी पड़ती है नीचे, सबसे पहले स्थल जो होता है सबसे पहले गर्म भी होता है और सबसे पहले ठंडा भी होता है। तो सबसे पहले स्थल गर्म हो जाएगा। जब स्थल गर्म हो जाएगा तो जो यहाँ की जो वायु रहती है वो ऊपर उठने लगती है, गर्म होकर वायु ऊपर उठती है, तो यहाँ जो है वो प्लेस जो है खाली हो जाता है। तो जो समुद्र की हवाएं होती हैं वो इस प्लेस को ढकने के लिए इधर आती हैं। तो इसको जब समुद्र से जब हवाएं स्थल की ओर आती है तो हम लोग उसको बोलते हैं समुद्री समीर। जब समुद्र से हवाएं समुद्र से स्थल की ओर जा रही हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं समुद्री समीर। और अगर मान लीजिए जब रात का समय है तो रात के समय पे क्या होता है, जो स्थल होता है वो जल्दी ठंडा होगा या जो समुद्र है वो जल्दी ठंडा होगा। तो रात के समय पे जो स्थल होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और समुद्र हमारा गर्म रह जाता है। तो जब समुद्र गर्म है तो समुद्र की जो हवाएं होती हैं वो गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। तो जो स्थल होता है उसकी ठंडी हवाएं इसके स्थान को घेरने के लिए आती हैं चारों तरफ से। तो यहाँ क्या होता है, ये जो वायु होती है वो ऊपर उठ जाती है। तो स्थल से जब भी जो है, स्थल से जब समुद्र की हो जाती हैं हवाएं, मान लीजिए यहाँ स्थलीय समीर है तो हम लोग बोलेंगे स्थल से समुद्र की ओर जा रही हैं, समुद्र की तरफ जा रही हैं हवाएं, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्थलीय समीर। देखिए, समुद्री समीर में क्या होता है, समुद्र से स्थल की ओर जाएगा, और स्थलीय समीर में क्या होगा, स्थल से समुद्र की तरफ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई भी चीज गर्म होगी तो वहां की जो हवा होगी वो ऊपर उठेगी और उसको आसपास की वायु उसका स्थान लेने के लिए आएंगी, इसलिए जो समीर होती है वो चलती हैं। तो इसमें देख लेते हैं, पहला हमारा ऑप्शन है रात्रि में समुद्र का जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना। तो मैंने बताया था कि जो स्थल होता है वो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा है रात्रि में स्थल की तुलना में समुद्र का धीमी गति से ठंडा होना, तो ये आपका हो सकता है, लेकिन जब समुद्र धीमी गति से ठंडा हो रहा है तो जो स्थल होता है वो क्या होगा, जो स्थल की जो वायु है वो समुद्र की ओर जाएगी। स्थल की जो वायु होती है
वो क्या होंगे, समुद्र की ओर जाएंगी, क्योंकि समुद्र क्या है, गर्म है और जो उसकी वायु है वो ऊपर उठ रही है। तो जो समुद्र की जो वायु होगी, जो स्थल की जो वायु होगी वो समुद्र की ओर जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्थलीय समीर। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो स्थलीय समीर है, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है दिन के समय स्थल का समुद्र की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाना। अब देखिए ये बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो गर्म, वो सही हो जाएगा। क्योंकि जो समुद्र होता है, जो स्थल होता है वो दिन के समय जो स्थल होता है वो क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाएगा। जब स्थल गर्म हो जाएगा तो वहां की जो वायु होगी वो ऊपर गर्म होकर उठने लगेगी, और जो समुद्र का जो वायु होगा वो आपका क्या होगा, स्थल की जो वायु जहाँ खाली स्थान है उसको भरने के लिए आएगी। तो ये कहलाएगी समुद्री समीर, क्योंकि समुद्र की तरफ से स्थल की तरफ जा रही है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ईंधनों के उष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रा में व्यक्त करते हैं। तो देखिए जो ईंधनों का जो उष्मीय मान होता है, हमें याद करना है कि उसका मात्रक क्या होता है। क्या कैलोरी प्रति ग्राम होता है, या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है, या आपका जूल होता है, या फिर किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। देखिए जो ईंधन का जो उष्मीय मान होता है, इसका जो आपका मात्रक होता है वो होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है वो सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस में पूछा गया है, 14 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 56 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में 5 छोटे विभाजकों को प्रदर्शित करता है। इसका तात्पर्य है कि तापमापी तक उचित रूप से पढ़ा जा सकता है। मतलब जो हमारा तापमापी है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड और 56 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन सा होगा, तो देखिए जो पहला, इसमें कितने का अंतर है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है इन दोनों में। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम लोग 5 भागों में बांटेंगे तो 0.2 करके जाएगा, ये 0.2 करके, तभी तो ये 5 भागों में होगा। चौथा जो हमारा वो भी 0.2 में होगा, और 5वां जो होगा वो भी 0.2 में होगा। तो पहला हमारा जो बनेगा वो बनेगा 55.2, दूसरा बनेगा 55.4, और तीसरा बनेगा 55.6, चौथा बनेगा 55.8, और 5वां जो हमारा रहेगा वो बनेगा 56। ठीक है, ये बनेगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, 55.2 बनेगा, 55.25 बनेगा, तीसरा है 55.1 बनेगा, और चौथा है 55.5 बनेगा। तो चारों ऑप्शन में आपको कौन सा दिखाई दे रहा है बनता हुआ, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो 55.2 है वो बनेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। खाना बनाने के बर्तनों में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि, जो देखिए जो खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं वो जो बने होते हैं वो अभ्रक के बने होते हैं कभी कभी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या है, पहला ऑप्शन है ये उष्मा का सुचालक होता है किंतु विद्युत का कुचालक होता है। ये बात तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन हम लोग और ऑप्शन पढ़ेंगे। दूसरा हमारा है उष्मा का कुचालक होता है। अब देखिए अगर ये कुचालक रहेगा तो हमारे कोई भी यूज में नहीं आएगा, क्योंकि जो खाना का बर्तन होता है उसको सुचालक होना जरूरी है। सुचालक होगा तभी तो जो आपका हीट है वो ट्रांसफर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत हो जाएगा। तीसरा है उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक है। तो देखिए अगर विद्युत का सुचालक होगा तो हमें करंट लगने की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी गलत हो जाएगा। चौथा हमारा है उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। अब कुचालक होने से बर्तन जो है वो यूजलेस हो जाएगा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो भी गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर पहला हमारा है वो सही हो जाएगा, जो बर्तन है वो उष्मा का सुचालक है किंतु विद्युत का कुचालक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए जल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जब भी देखिए जब पेट्रोल से जब आग लगती है तो उसमें हम लोग जल का छिड़काव नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? पहला ऑप्शन हमारा है जल के ऑक्सीजन घटक को पेट्रोल द्वारा पिघल कर लिया जाता है और इस प्रकार जलने में मदद मिलती है। दूसरा है पेट्रोल इतना ज्वलनशील है कि पानी से बुझ नहीं सकता। तीसरा हमारा है पेट्रोल के जलने के लिए अपेक्षित ऊष्मा बहुत कम होती है। चौथा है कि जल भारी होने के कारण पेट्रोल के नीचे चला जाता है, अतः पेट्रोल वायु के संपर्क में बना रहता है और जलता रहता है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर डी हमारा है वो सही हो जाएगा। जब भी पेट्रोल से आग लगती है तो हम लोग वाटर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है वो क्या होता है, भारी होता है। सपोज करते हैं यहाँ जो है वो पेट्रोल फैला हुआ है और हम लोग इस पर पानी का छिड़काव करते हैं, तो जो पानी होता है वो आपका पेट्रोल से होता हुआ नीचे तली में जाकर बैठ जाता है, और इस प्रकार से जो पेट्रोल होता है वो ऊपर बना रहता है और इसको O2 मिलता रहता है और ये जलता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या परिवर्तन होगा? क्या दोनों बढ़ जाएंगे, क्या दोनों घट जाएंगे, क्या एक बढ़ेगा और एक घटेगा, और चौथा है घट जाएगा और फिर बढ़ जाएगा। तो देखिए जब पानी में हम लोग नमक मिलाते हैं तो जो उसका क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है और जो उसका जो हिमांक होता है वो घट जाता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी हमारा है वो सही हो जाएगा। जो क्वथनांक रहेगा वो बढ़ जाएगा और जो हिमांक रहता है वो घट जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा है निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन कैसा होगा? तो देखिए डिग्री सेंटीग्रेड में हमें 50 दिया हुआ है और पूछ रहा है केल्विन में वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला हमारा था C-0/100 और यहाँ पे केल्विन में पूछा गया है तो केल्विन में हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू केल्विन वाला फॉर्मूला लेंगे K-273/100। ये आपका केल्विन वाला फॉर्मूला था। हमें यहाँ पे आपका केल्विन वाला फॉर्मूला ही लेना है। तो जो डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ दिया है 50, तो हम लोग C के स्थान में 50 लिख देंगे और -0 कर देंगे, अपान 100 कर देंगे और फिर जो K दिया है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है K-273/100। अब देखिए जो 100 है यहाँ नीचे 100 से कट जाएगा और बचेगा क्या, 50 यहाँ बचेगा और ये जब इधर आएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, K-273। अब जब ये इधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 50 + 273 इक्वल टू K हो जाएगा और इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3, 2, 3, ये हो जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है उसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, ये हमारा आंसर है। तो आई होप कि आप लोगों को बदलने आ गया होगा। सपोज करते हैं अगर ये फ़ारेनहाइट में पूछा रहता तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं C-0/100 और फिर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं फ़ारेनहाइट F के लिए -32/180 और यहाँ पे C की वैल्यू रख करके हम लोग F का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं, इससे हम लोग निकालते हैं फ़ारेनहाइट कितना है, लेकिन केल्विन पूछा गया था इसलिए हम लोगों ने केल्विन को निकाला है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? क्या चालन में, क्या संवहन में, तीसरा है विकिरण में, चौथा है सभी में आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए मैंने बताया जो चालन में होता है, जो चालन प्रोसेस होता है वो हमेशा ठोस में होता है और मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग लोहे की जब छड़ होती है उसको गर्म करते हैं तो धीरे धीरे जो उष्मा होती है हमारे हाथों तक पहुंच जाती है, तो इसमें चालन विधि यूज होता है। संवहन जो विधि जो होता है वो द्रव में होता है, द्रव में, लेकिन जो आपका विकिरण विधि है उसमें क्या होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही हो जाएगा। जैसे जब हमारे पास जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो विकिरण द्वारा पड़ती है और इसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी ऊष्मीय विकिरण की विशेषता नहीं है? ऊष्मीय विकिरण की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला हमारा है कि इसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है यह प्रकाश के वेग से गति करता है। तीसरा है यह सीधी रेखा में गति करता है और चौथा है जिस माध्यम से गुजरता है उसे प्रभावित करता है। तो देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट काफी कंफ्यूजन है। पहला हमारा है कि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और दूसरा हमारा है जिस माध्यम से गुजरता है उसमें प्रभावित करता है। तो यहाँ पे दिया है माध्यम से गुजरता है, तो देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर पहला है वही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए हमारा है वो गलत हो जाएगा। जो उसमें विकिरण होती है वो प्रकाश के वेग से गति करता है और सीधी रेखा में गति करता है और जिस माध्यम से यह गुजरता है उसे यह प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप है। जो न्यूनतम ताप है वो कितना हो सकता है जिसकी संभावना बड़ी रहती है? क्या वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या वो 273 डिग्री सेंटीग्रेड है, या फिर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या फिर -273 डिग्री केल्विन है? तो देखिए जो सबसे न्यूनतम संभव जो ताप होता है वो आपका होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बादल रहित रातों वाले आकाश की अपेक्षा बादल छाए रहने वाली रातें अधिक गर्म होती है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने जनरली देखा होगा कि जिस दिन आसमान साफ होता है उस दिन जो आपका मौसम होता है वो अधिक गर्म नहीं होता है, लेकिन जिस रात जो है बादल छाए होते हैं उस दिन काफ़ी उमस होती है और काफ़ी गर्मी होती है। ऐसा क्यों होता है? पहला हमारा ऑप्शन है बादल जो होते हैं वो कुछ अलग की भांति होते हैं। दूसरा है जो बादल होते हैं वो सूचालक की भांति होते हैं। तीसरा है चांद के प्रकाश को रोकते हैं। चौथा है नर्म होते हैं।
तो देखिए जो बादल होते हैं वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, कुचालक की भांति होते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा पहला है वो सही हो जाएगा। जब जो हीट होती है, जब पृथ्वी से होकर वो बादल से टकराती है तो वो क्या होती है, चालन नहीं हो पाता है उसका, क्योंकि बादल जो होते हैं वो कुचालक होते हैं। और ये जो क्या होती है, अब जॉब नहीं हो पाती है, ये वापस आती है, इस प्रकार जो गर्मी होती है वो बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सी विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो वही क्वेश्चन है, फिर से हम लोग देख लेते हैं। पहला है चालन, दूसरा है विकिरण, तीसरा है संवहन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 70 है उसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। जो विकिरण होता है उसमें जो होती है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और जो चालन होता है हम लोगों ने पढ़ा वो ठोस में होता है, संवहन जो होता है वो द्रव में होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डॉक्टरी थर्मामीटर का तापमान जो होता है परिसर कितना होता है। तो हम लोगों ने पहले दूसरे क्वेश्चन में ही देख लिया था कि कितना होता है। पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा हमारा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 48 डिग्री सेंटीग्रेड। और चौथा है 94 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 104 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए आपको याद ये रखना है कि जो ह्यूमन होता है उसका क्या होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इससे तो कम से शुरू होगा और अधिक तक जाएगा। तो इससे कम कितना होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अधिकतम कितना जाएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ऊष्मा के सुचालकों का सही समुच्चय कौन सा है। देखिए यहाँ सुचालक पूछा गया है, और हम लोगों ने जो इसके पहले क्वेश्चन किया हुआ था उसमें कुचालक पूछा गया था। तो सुचालक का मतलब ये होता है जहां भी धातु का यूज होगा वो सुचालक रहेगा। तो पहला हमारा ऑप्शन है वायु, लोहा, चांदी। तो देखिए लोहा और चांदी तो धातु है, लेकिन जो वायु होता है वो क्या है, धातु नहीं है, यह क्या है, कुचालक है, कुचालक है। हम लोग ये भी याद रखेंगे जो वायु होता है, जल होता है, वो लोग क्या होते हैं, लकड़ी होता है, ये लोग कुचालक के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि ये क्या होता है थोड़े बहुत अजीब टाइप के लगते हैं। जो वायु हो गया, जल हो गया, ये क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि यह कुचालक हो सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग याद रखेंगे कि ये लोग क्या है, कुचालक हैं, कुचालक ये होते हैं। दूसरा हमारा है शुद्ध जल, पीतल और तांबा। देखिए शुद्ध जल तो कुचालक होगा, लेकिन जो हमारा पीतल और तांबा है दोनों धातु हैं, तो ये क्या होंगे, सुचालक होंगे। लेकिन हमें पूछा है तीनों सुचालक होने चाहिए। तो तीसरा हमारा है चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है, धातु है। चौथा हमारा है सोडियम, पोटेशियम और लकड़ी। तो जो लकड़ी होती है वो कुचालक होती है, इसमें जो होते हैं ऊष्मा नहीं जा पाती है, नहीं ट्रांसफर हो पाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अग्निशामकों से निकलने वाली CO2 गैस आग बुझा देती है, क्योंकि CO2 गैस, देखिए जो अग्निशामक जो होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 गैस से आग को बुझाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग पानी से जो है आग को नहीं बुझा पाते हैं, ये लोग क्या करते हैं CO2 गैस से आग को बुझाते हैं। क्यों? पहला ऑप्शन है क्योंकि ये ऑक्सीजन से हल्की होती है, दूसरा है कि ऑक्सीजन से भारी होती है, तीसरा है ऑक्सीजन को दूर कर देती है, और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है। तो सबसे पहले हल्की और भारी वाले टर्म देख लेते हैं, क्या हल्की या फिर भारी है। देखिए जो CO2 यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे O2 लिख लेते हैं। अब कौन सा हल्का है कौन सा भारी कैसे पता चलेगा? तो हम लोग इसका परमाणु जो भार होता है उसको लिखते हैं। तो जो C होता है उसका हम लोग लिख लेते हैं आपका 12 होता है, और यहाँ पे 2 बार O है, तो एक O का 16 होगा और दूसरे O का 16 होगा। पूरा हम लोग जोड़ देंगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका 44 आ जाएगा। दूसरा हमारा है O2। अब O2 क्या है, पहला O का 16 परमाणु भार हो गया, दूसरे का भी 16 हो गया, तो ये क्या हो गया 32 हो गया। तो इसमें भारी कौन है, CO2 भारी है और O2 क्या है, O2 हल्की है। तो कह रहा है जो CO2 गैस है वो ऑक्सीजन से हल्की है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से भारी है। तो पहला तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा हमारा है ऑक्सीजन से भारी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो CO2 जो गैस है वो ऑक्सीजन से भारी है, क्योंकि ऑक्सीजन तो 32 ही है और ये कितना है 44 है। तो जो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सोना और चांदी पिघलाने वाले सुनार ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो ज्वाला होती है सबसे बाहरी जो भाग होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्म होती है, दूसरा सबसे कम गर्म होती है, तीसरा है आसानी से फूका जा सकता है, और चौथा है नीले रंग का होता है। तो देखिए जो ज्वाला होती है, NCERT में ज्वाला के बारे में दिया गया है। जो ज्वाला होती है इसका जो बाहरी जो किनारा होता है सबसे अधिक गर्म होता है, और जो उसका अंदर का जो भाग होता है वो सबसे कम गर्म होता है।
तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गर्म होता है इसलिए क्या करते हैं, सुनार लोग सबसे बाहरी ज्वाला का यूज करते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, आजकल माचिस में निम्न में से किस का प्रयोग होता है। देखिए माचिस के बारे में भी दिया गया है, तो क्या रेड फॉस्फोरस का हम लोग यूज करते हैं, दूसरा हमारा है एंटीमनी ट्राईसल्फाइड का यूज करते हैं, तीसरा हमारा है पोटेशियम क्लोरेट का यूज करते हैं, और चौथा है उपयुक्त सभी का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ बोला है आजकल, तो हम लोग तीनों चीज़ों का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही जाएगा। देखिए पहले क्या होता था, यहाँ पे सफ़ेद फास्फोरस का यूज होता था, लेकिन जो सफ़ेद फास्फोरस है वो काफ़ी विषैला होता था, मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। इसलिए सफ़ेद फास्फोरस के स्थान पे हम लोग जो लाल फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है, उसका यूज करने लगे हैं। जब रेड फास्फोरस जो होता है वो एंटीमनी ट्राईसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट से जब क्रिया करता है तो वो सबसे पहले सफ़ेद फास्फोरस में बदलता है, उसके बाद जो जलने की क्रिया होती है वो होती है। तो हम लोग याद रखेंगे कि रेड फास्फोरस है, क्योंकि आपसे स्टेटमेंट पूछ सकता है कि कौन कौन सा यूज होता है, तो हम लोग याद रखेंगे रेड फास्फोरस, एंटीमनी ट्राईसल्फाइड, यहाँ पे बाईसल्फाइड पूछ सकता है, बाई लिख देगा, बाईसल्फाइड तो हम लोग गलत कर देंगे उसको, ट्राईसल्फाइड होता है, और पोटेशियम क्लोरेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बंद कमरे में अंगीठी या हीटर जलाने से कौन सी विषैली गैस उत्पन्न होती है। तो देखिए जब भी जो कमरा होता है उसमें हम लोग अंगीठी या फिर हीटर जला के सोते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, क्या सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, क्या नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो देखिए बंद कमरे में अगर हम लोग अंगीठी या हीटर की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। देखिए उत्पन्न होने के लिए तो कोई भी गैस हो सकती है कमरे में, लेकिन बात ये होता है कि जो मौत होती है, दम घुटने से जो मौत होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। अब ऐसा क्यों होता है, सपोज करते हैं हमारा जो कमरा है उसमें CO भी प्रेजेंट है, CO2 भी है और O2 भी है, लेकिन जो दम घुटती है वो CO की वजह से होती है। यहाँ पे CO रहेगा, यहाँ पे CO रहेगा, तो जो दम घुटता है वो CO की वजह से होता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसमें भी जो है परमाणु भार उसका काफी ज्यादा रोल होता है, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो CO होता है, C का अगर हम लोग परमाणु भार देखें तो वो आपका होता है 12, और जो O होता है उसका 16 होता है। इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 28 हो गया। और अगर बात करें CO2 की तो हमने पहले निकाल लिया है, जो CO2 था तो वो था 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है तो उसका 16 प्लस 16 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये आपका आएगा 44। O2 की बात करें तो 16 हो जाएगा प्लस 16। देखिए ये परमाणु भार की बात कर रहा है, जो O का परमाणु भार होता है वो 16 होता है, और यहाँ पे 2 O है इसलिए 2 बार हम लोग 16 लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 32। तो इसमें जो सबसे हल्की है वो है 28। अब 28 है तो जो सबसे पहले जो कंबाइंड होगी हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन सबसे पहले कौन कंबाइंड होगा, सबसे जो हल्का होगा, तो हल्का कौन सा है 28 है, तो सबसे पहले यही कंबाइंड होगा। और जब कंबाइंड जब होगा तो ये क्या होगा, ये जो हमारी श्वसन क्रिया होती है उसको बाधित करती है और इंसान की मौत हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को रीजन पता चल गया होगा कि क्यों क्या रीजन है इसका दम घुटने का। आगे देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, थल समीर के बहने का कारण है। अब देखिए थल समीर फिर से आ गया। अब यहाँ पे थल समीर है, इसका मतलब क्या होता है, थल से जा रही है वायु, किधर जा रही है, समुद्र की तरफ जा रही है। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन है रात्रि में थल के अपेक्षा जल का गर्म होना। तो देखिए जब रात्रि होती है तो जो आपका स्थल होता है वो जल्दी ठंडा जाता है, और जो जल आपका होता है वो गर्म ही रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो आपका थल है वो गर्म हो जाएगा तो जो वायु रहेगी, जो आपका जल है वो गर्म ही रहेगा, तो जो वायु रहेगी वो ऊपर उठेगी, जो समुद्र की जो वायु रहेगी वो ऊपर उठेगी, और जो थल की जो वायु रहेगी इस गैप को भरने के लिए जाएगी। तो जो आपका थल समीर होगा ये इसी को कहते हैं, थल से समुद्र की ओर जाना। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वो सही हो जाएगा, रात्रि में थल की अपेक्षा जल का गर्म होना, उसे ही थल समीर हम लोग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। आगे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, चालन, ठोस और विकिरण क्या होगा। देखिए जो चालन होता है, चालन विधि द्वारा जो ऊष्मा का ट्रांसफर होता है वो ठोस में होता है, और विकिरण द्वारा किस में होता है, तरल में होता है, दूसरा है गैस में होता है, तीसरा है लकड़ी में होता है, और चौथा में जो है कोई माध्यम नहीं होता। तो हम लोगों ने पढ़ा है जो विकिरण होता है उसमें ट्रांसफर करने के लिए कोई भी माध्यम आवश्यक नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज के टॉप 25 क्वेश्चन। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।